रात का सन्नाटा था। जर्द चांद की रोशनी शांग के जले हुए महल के खंडरात पर पड़ रही थी। हर तरफ राख और धुएं की बू फैली हुई थी। जू के जंगजुओं की नज़रें अपने सरदार वू वांग पर थी, जो शांग के जवाल के बाद अब चीन का नया हुक्मरान था, जू सल्तनत का पहला बादशाह। लेकिन ये जू कबीला कौन था, इनकी इब्तदा कैसे हुई और ये कैसे शांग सल्तनत को शिकस्त देने में कामयाब हुए, ये सब जानने के लिए हमें जू कबीले को शुरू से जानना होगा। तो आइए जानते हैं। अंधेरी रात का सन्नाटा था। चांद की हल्की रोशनी वी नदी के जरखेज़ मैदानों पर फैल रही थी। हवा में मिट्टी और फसलों की मिली जुली खुशबू तैर रही थी। एक छोटे से किले की दीवारों के पीछे मशालें जल रही थी, जहां जू कबीले के सरदार अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे थे। आज वो शांग की ताकतवर सल्तनत के साए में जी रहे थे, मगर कल का सूरज शायद एक नई कहानी लेकर आने वाला था। ये जू कबीला था, एक ऐसा कबीला जो कभी खाना बदोशों की तरह घूमता फिरता था, मगर अब अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। उनके आबाओ अजदाद के बारे में तारीख में ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, बस रवायात में एक नाम मिलता है, हुजी। एक ऐसा शख्स जो खेती बाड़ी का माहिर था, एक ऐसा हीरो जो ज़मीन से फसल उगाने के फ़न से वाकिफ़ था। शायद इसीलिए जू का पहला नज़रिया ज़राअत के गिर्द घूमता था। लेकिन वो खेतों में हमेशा नहीं रह सकते थे, क्योंकि उनकी मशरिक में एक ऐसी सल्तनत थी जो अपनी अज़मत के नशे में चूर थी, शांग सल्तनत। ये शांग के लोग थे जो कांसी से बने हथियारों और अजीम शान मंदिरों के लिए मशहूर थे। उनके बादशाह देवताओं से बात करने के दावे करते थे, जानवरों की हड्डियां जलाकर किस्मत का हाल जानते और अपने दुश्मनों को बेरहमी से कुचल देते। जू कबीला अभी छोटा था, मगर उनके अंदर आग भड़क रही थी। वो जानते थे कि अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें शांग के असर रसूख से बाहर निकलना होगा। दानफू वो शख्स था जिसने इस सफ़र का आगाज़ किया। वो जू कबीले को शांग की सरहदों से निकाल कर वी नदी के इलाके में ले आया, जहां ज़मीन जरखेज़ थी और दिफाई एतबार से मजबूत किला तामीर किया जा सकता था। मगर शांग को यह तब्दीली पसंद नहीं आई। वो जू को एक वफादार कबीला समझते थे जो उनके दरबार में हाजिर होता था, खराज देता था और उनके अहकामात के ताबे रहता था। लेकिन दानफू का मंसूबा कुछ और था। वो जू को आज़ाद देखना चाहता था। इसके बाद जू की क़यादत वीन वांग के हाथ में आई। वो एक आम सरदार नहीं था, वो तारीख़ का धारा बदलने का ख्वाब देखने वाला शख्स था। वो जानता था कि ताकतवर बनने के लिए सिर्फ हथियार काफ़ी नहीं, दिमाग की चालाकी भी ज़रूरी है। वीन वांग ने शांग के दरबार में अपनी वफादारी जाहिर की, मगर दरपर्दा वो मुख्तलिफ कबीलों को अपने साथ मिला रहा था। वो शांग के जुल्म सितम को समझ चुका था और जानता था कि जल्द या बदेर एक इनकलाब आकर रहेगा। मगर किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। जब शांग के बादशाह जू शिन को वीन वांग की साजिशों का इल्म हुआ तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। शांग के दारुल हुकूमत यैन में कैद की तारीख कोठरी में बैठे वीन वांग को शायद एहसास हो गया था कि अगर वो यहाँ से जिंदा बच निकला तो वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। और यही हुआ। शांग के दरबारियों को भारी रिश्वत दी गई और वीन वांग आज़ाद हो गया। और उसने एक ऐसा मंसूबा बनाया जो हमेशा के लिए चीन का नक्शा बदल देने वाला था। मगर वक्त ने वीन वांग को मोहलत नहीं दी। वो शांग के खिलाफ बगावत की पूरी तैयारी मुकम्मल करने से पहले ही दुनिया से रुखसत हो गया। लेकिन उसके बेटे वू वांग ने अपने बाप के ख्वाब को हकीकत में बदलने का अहद कर लिया। उसने अपनी फ़ौज तैयार की, जू के जंगजुओं को जमा किया और उन कबाइल को साथ मिलाया जो शांग की सख्तियों से तंग आ चुके थे। 1046 कबल मसीह में एक फैसला कुन लम्हा आया। वू वांग ने शांग की सल्तनत के कल्ब पर हमला कर दिया। तारीख कहती है कि जब जंग के मैदान में दोनों अफवाज आमने सामने हुई तो शांग के सिपाहियों में बगावत शुरू हो गई। वो जो कभी शांग के लिए लड़ते थे अब जू की सफ़ों में शामिल हो रहे थे। शायद वो भी शांग के बादशाह के जुल्म सितम से तंग आ चुके थे, या शायद उन्हें अंदाज़ा हो चुका था कि तारीख का रुख बदलने वाला है। और फिर यूं लगा कि जैसे शांग सल्तनत की बुनियादें ही हिल गई हों। उनके बादशाह दाई शिन ने अपनी शिकस्त देखकर अपने महल को आग लगा दी और ख़ुद को शोलों के हवाले कर दिया। शांग सल्तनत का एक तवील अहद अपने इंजाम को पहुंचा और जू सल्तनत की बुनियाद रख दी गई।
مگر کسی سے حکومت چھیننے اور حکومت کرنے میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ جنگ کا خاتمہ ہو چکا تھا مگر ایک اور جنگ ابھی باقی تھی، حکومت کو مستحکم کرنے کی جنگ۔ وو وانگ کو حکومت سنبھالتے ہی سب سے پہلے جو مسئلہ درپیش آیا وہ یہ تھا کہ شانگ کے بہت سے وفادار ابھی زندہ تھے اور وہ زو کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، خاص طور پر شانگ خاندان کے شہزادے اور وفادار سردار جو ابھی تک اپنی بغاوت کی آگ میں جل رہے تھے۔ وو وانگ کو اندازہ تھا کہ اگر اس نے سختی کی تو بغاوت بڑھے گی اور اگر نرمی دکھائی تو کمزوری سمجھی جائے گی، اس لیے اس نے ایک چلاک حکمت عملی اپنائی۔ وو وانگ نے شانگ کے شہزادے کو ہی ایک چھوٹی سی ریاست کا حکمران بنا دیا مگر ساتھ ہی 2 وفادار سرداروں کو بھی اس کی نگرانی کے لیے تعینات کر دیا۔ اس طرح وہ شانگ کے وفاداروں کو مطمئن رکھنے میں کامیاب ہو گیا مگر اس نے ساری طاقت بھی اپنے پاس ہی رکھی۔ لیکن یہی کافی نہیں تھا۔ چین ایک بہت بڑی زمین تھی اور وو وانگ ایک تنہا شخص تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جاگیرداری کا نظام متعارف کرائے گا جہاں مختلف علاقوں میں زو کے رشتہ داروں اور وفادار جرنیلوں کو زمینیں دی جائیں گی تاکہ وہ وہاں حکومت کریں اور سلطنت کو متحد رکھیں اور زمینوں سے حاصل ہونے والی آمدن میں سے ایک حصہ بطور ٹیکس بادشاہ کو بھی پہنچاتے رہیں، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ مگر وو وانگ زیادہ عرصے تک حکومت نہ کر سکا۔ تخت پر بیٹھنے کے چند سال بعد ہی وہ بیمار پڑ گیا اور چین کے ایک نئے نظریے نے جنم لیا جو تھا آسمانی حکم یا مینڈیٹ آف ہیون۔ وو وانگ کی بیماری کے دوران سلطنت میں کئی طرح کی چیمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ زو کی حکومت غیر فطری ہے اور جلد یا بدیر شانگ خاندان دوبارہ حکومت حاصل کر لے گا۔ مگر تب وو وانگ کے مشیر اور بھائی ڈیوک آف زو نے ایک نظریہ متعارف کرایا جس نے چینی سیاست کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ڈیوک آف زو نے کہا کہ بادشاہ حکومت اس لیے نہیں کرتا کہ وہ کسی خاص خون یا نسل سے ہے، بلکہ آسمانی طاقت نے اسے چنا ہے۔ اگر بادشاہ اچھا ہو، عوام کی دیکھ بھال کرے، انصاف کرے تو آسمان اس کی حکومت قائم رکھے گا، مگر اگر وہ ظالم بنے تو آسمان اس سے حکومت چھین لے گا، جیسے شانگ بادشاہ کے ساتھ ہوا۔ یہ نظریہ نہ صرف زو کی حکومت کو جواز فراہم کر گیا بلکہ چین میں بادشاہت کا اصول بھی بن گیا اور اگلے ہزاروں سال تک برقرار رہا۔ زو قبیلے کے پہلے بادشاہ وو وانگ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا مینڈیٹ آف ہیون کے نظریے کے مطابق ہی کیسے حکمران بنا، اور پھر کیسے زو سلطنت اپنے عروج پر پہنچی اور پھر زوال کا شکار ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور بالآخر ختم ہو گئی۔ یہ سب ہم جانیں گے ہسٹری آف زو امپائر کی اگلی قسط میں۔